हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होते हैं, और जो अभी ट्रांसफ़र के जो नए नियम हैं वो क्या हैं, और कितने प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं, मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए ट्रांसफ़र लगाने के लिए, क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं आवेदन। तो चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे। देखिए, ट्रांसफ़र जो होते हैं मेनली वो दो टाइप का होते हैं। एक होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, एक होता है म्यूचुअल। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के बारे में, और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के जो देखिए रूल है वो क्या है। ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ वन वे ऑन रिक्वेस्ट, ट्रांसफर ऑफ रेलवे एम्प्लॉय ऑन कंसिडरेशन ऑफ द रिक्वेस्ट विदिन द सेम यूनिट ऑफ सीनियरिटी डज नॉट इंटर लॉस ऑफ सीनियरिटी टू द रेलवे एम्प्लॉयज कंसर्न। द रिक्वेस्ट आर नॉर्मली बेस्ड ऑन फैमिली कन्वीनियंस और एजुकेशनल फैसिलिटी। या तो पारिवारिक सुविधा के लिए या फिर शिक्षा की सुविधा के लिए आप जो है इसको ऑन रिक्वेस्ट लगाते हैं। वेयर देयर ऑन प्लेस स्टेशन फ्रॉम व्हिच द रेलवे एम्प्लॉयज हैव सो ट्रांसफर, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट सच स्टेशन आर मेंट टू द ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ। एक ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए जहाँ से वो जा रहे हैं। प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस एट सच स्टेशन, क्या उस स्टेशन पर वो मिनिमम सर्विस जो है वो पूरा कर चुके हैं। प्रीक्विजाइट टू ट्रांसफर टू पॉपुलर स्टेशन बाय रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे वो ट्रांसफर के लिए लगाए हैं उनका जो है वो जाने के लिए वो मिनिमम जो सर्विस कंडीशन है वो पूरा किए हैं, और जिस स्टेशन से जा रहे हैं वहाँ पे क्या मतलब प्रॉपर स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये है आपका। देखिए क्या द रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर शुड बी डील्ड विद इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड देयर शुड नॉट बी एनी ओकेजन फॉर एनी ग्रीवेंस इन द माइंड ऑफ द स्टाफ इन रिगार्ड टू हैंडलिंग ऑफ द रिक्वेस्ट। इफ a vacancy exists in the cadre at the place where the employee seeks transfer, there should be no difficulty in immediately accepting the request and informing the cadre authority from where the transfer is to be effected. Proper register should be maintained in the unit of division works of general headquarters। यहाँ बोल रहा है क्या, अगर कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर के लिए लगा रहा है जिस स्टेशन में जिस रेलवे में, तो वो उस रेलवे में अगर उस कैडर में अगर वैकेंसी है तो उनका जो है तुरंत उसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और जो है इसके लिए कोई स्टाफ के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए, कोई ग्रीवांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो है ट्रांसफर उस टाइम जो है जल्दी जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बताएं क्या है इसमें। तो उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट है वेयर द रिक्वेस्ट इन्वॉल्व ट्रांसफर टू डिफरेंट यूनिट ऑफ सीनियरिटी अनदर डिवीजन ऑन द सेम रेलवे अनदर रेलवे, ट्रांसफर शुड बी ऑर्डर्ड आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम ऑल सोशल एंड एक्सेप्टेंस बाय द न्यू यूनिट। तो जब तक क्लियर नहीं होगा पूरा प्रोसेस नहीं होगा, जब तक अगला डिवीजन जहाँ से या अगला रेलवे से जहाँ ट्रांसफर लगा रहा है एम्प्लॉय वहाँ एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आ जाता है तब तक जो है ट्रांसफर नहीं होगा। रिक्वेस्ट ट्रांसफर अलाउड ओनली इन इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड। इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड होते हैं जो आरबी आरसी के थ्रू भर जाते हैं, उसी में जो आप ट्रांसफर लगा सकते हैं। और इन सच इंटरमीडिएट यूज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन बॉटम सीनियरिटी। और आप जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आते हैं उसमें बॉटम सीनियरिटी में जो है आप चल जाएंगे अगर ट्रांसफर लगाते हैं तो। एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ रेलवे सर्विस इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। मतलब अगर आप नॉन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाना चाहते हैं या इंटर रेलवे या इंटर डिवीजन, तो आपको जो 5 साल का मिनिमम सर्विस पूरा करना होगा, वो प्रोबेशन पीरियड ट्रेनिंग पीरियड को लेके। ट्रेनिंग पीरियड वेरेवर प्रिस्क्राइब्ड बिफोर सीकिंग रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू अनदर जनरल रेलवे, हाउएवर जनरल manager in consultation with recognized trade unions may increase the minimum service period for inter railway. The employee must possess the education qualification prescribed for direct recruitment for the grade to which he is seeking transfer। मतलब एम्प्लॉय को वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मांगा जाता है, उतना क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी जो है वो ट्रांसफर लगा सकते हैं। एम्प्लॉय शुड ट्रांसफर टू रजिस्टर्ड अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी इन द न्यू यूनिट एंड सीनियरिटी टू फील बिलो ऑल द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इन द न्यू यूनिट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी में अगर न्यू यूनिट में वो जाते हैं तो वो जो उनका जो सीनियरिटी है उन सेम कोटा में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में जो आए हैं उनसे उनका जो है नीचे होगा स्थान। परमानेंट रेडॉक इन द रिलेवेंट ग्रेड ऑन द डेट दे जॉइन द न्यू यूनिट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेंथ ऑफ सर्विस एंड स्टेटस इन फॉर्मर यूनिट। नो ट्रांसफर ऑन पर्सनल रिक्वेस्ट शुड बी ऑर्डर्ड इन इंटरमीडिएट ग्रेड्स वेयर ऑल द वैकेंसी आर फिल्ड एंटायरली बाय द प्रमोशन ऑफ स्टाफ इन द लोअर ग्रेड्स। अगर किसी भी में ट्रांसफर उस टाइम को नहीं दिया जाएगा जहाँ पर इंटरमीडिएट ग्रेड में, जहाँ पर पूरा वैकेंसी जो है प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है लोअर ग्रेड से, वहाँ पे जो है आप ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर नहीं लगा सकते। मतलब है कि आपको आरआरबी आरआरसी से जो आपको रिक्रूटमेंट होता है उसी में जो है आप ट्रांसफर लगा सकते हैं। आप अगर आरआरबी से सिलेक्ट होकर कोई प्रमोट होकर किसी दूसरे पोस्ट में गए हैं तो आप जो है उसमें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है उस पोस्ट में, तो आप जो है अगर ट्रांसफर लगाते हैं तो आप उसमें आप ट्रांसफर नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आपको जो है अपना रिक्रूटमेंट ग्रेड में जो आपका ये है और उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है उसी में जो है आपका ट्रांसफर लगा सकते हैं। द जीएम में टेक ए डिसीजन टू अलाउ request transfer of non-gated railway employees on out of turn basis. Such requests may be considered only in rare cases where NOC has been received from accepting railway and have been approved by competent authority in the parent railway. GM may also consider to forwarding of such cases of request transfer on out of turn basis when exceptional circumstances so warrant its consideration। मतलब GM सर जो है आपको आउट ऑफ टर्न, मतलब अगर आप मान के चलिए जब ट्रांसफर लगाते हैं तो आपको एक प्रायोरिटी नंबर जनरेट होता है, आउटगोइंग प्रायोरिटी और इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर जनरेट होता है। तो वो अगर प्रायोरिटी नंबर में अगर आपको मान के तीसरा स्थान है और पहले दो का जो है आपका एनओसी अभी तक नहीं आया है, आपका आ गया है, तो आपको जो है आउट ऑफ टर्न बेसिस पे आपको जीएम का अप्रूवल चाहिए, जीएम सर का, तब आपको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, और देखिए 5 साल का जो सर्विस कंडीशन है वो किस किस में छूट दिया गया है जिसमें आपको ऑन रिक्वेस्ट के लिए 5 साल का सर्विस कंडीशन नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं। है भारत सरकार रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, ये आपका देखिए लेटर है 10/2/2017 का। तो इसमें देखिए क्या बात किया गया, कंप्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी एग्जेम्पशन फ्रॉम 5 ईयर सर्विस कंडीशन, 5 साल सर्विस कंडीशन का से एग्जेम्पशन दिया गया है, छूट दिया गया है। उसमें देखिए क्या है कि रेलवे बोर्ड का जो लेटर नंबर इतना है, ये
31/7/2015 का, इसमें क्या देखिए, अटेंशन इज इनवाइटेड टू पैरा 11 ऑफ बोर्ड्स लेटर रिफर टू एबव बंदा एबव सब्जेक्ट वेयर इट वाज स्टेटेड दैट इन केस ऑफ नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय नो इंटर रेलवे ट्रांसफर रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर्ड टिल कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स ऑफ जॉइनिंग रेलवे। मतलब जब जब तक आपका 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ जिस रेलवे में आप काम कर रहे हैं, जैसे आप ईस्टर्न रेलवे में काम कर रहे थे, अगर 5 साल आपका सर्विस पूरा नहीं हुआ है तो आप जो है इंटर रेलवे या इंटर डिवीजन ट्रांसफर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये पहले रेलवे बोर्ड के लेटर में मेंशन था। लेकिन आप देखिए क्या बोले 2 नंबर पॉइंट, रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड from journal railway seeking clarification in connection with the condition of 5 years, particularly its applicability request for transfers out on mutual exchange basis on spouse basis. Both the staff फेडरेशन AIRF एंड NFIR हैव आल्सो रेड द इशू। इस इशू को जो है ये दोनों संगठन जो है यूनियन उठाए थे रेलवे बोर्ड में कि द मैटर हैज अकॉर्डिंगली बीन कंसीडर्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ बोर्ड्स लेटर referred to above it has now been decided that the following categories of transfer in the case of non gazetted staff will be exempted from the condition of a minimum of 5 year सर्विस। तो जो ये मुद्दा उठाया गया था कि जो 5 साल का मिनिमम सर्विस स्पाउस ग्राउंड में म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस पे, इसमें जो है आपका, तो ये जो कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इनको कंसीडर किया गया और ये बोर्ड लेटर में थोड़ा सा मॉडिफाई किया क्या, जो इसमें जो है आपका इस कैटेगरी में जो आपको 5 साल से कम का भी सर्विस होगा तो भी जो है आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हैं, ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हैं इंटर रेलवे या इंटर डिवीजन। तो कौन कौन सा वो सेक्टर, मतलब ये है कैटेगरी है, जैसे ट्रांसफर आउट ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस, अगर म्यूचुअल ट्रांसफर लगा रहे हैं तो आपको 5 साल का सर्विस कंडीशन की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर आउट ऑन स्पाउस ग्राउंड में अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको फीमेल पार्टनर यानी आपकी पत्नी अगर किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपका हस्बैंड अगर किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में दूसरे काम कर रहे हैं तो आप जो है इसको लगा सकते हैं 5 साल से पहले। रेलवे सर्वेंट्स हु आर केयर गिवर्स टू ए डिसेबल्ड चाइल्ड, अगर किसी का डिसेबल्ड चाइल्ड उसका वो देखभाल करते हैं तो उनको वो भी जो है 5 साल से पहले ट्रांसफर लगा सकते हैं। फिजिकली हैंडिकैप्ड रेलवे सर्वेंट जो फिजिकली हैंडिकैप्ड खुद है वो भी जो 5 साल से पहले अपना ट्रांसफर लगा सकते हैं। अदर टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग सच ट्रांसफर रिमेन अनचेंज्ड। बाकी जितना भी ट्रांसफर है वो सब जो है आपका सेम रहेगा जो भी रूल है इससे पहले। देखिए दोस्तों, अभी जो रेलवे के द्वारा नया रूल लगाया गया है कि आप जो है रिक्वेस्ट ट्रांसफर HRMS के थ्रू लगा सकते हैं, जिसमें देखिए अभी नया एक इंटरफेस मॉड्यूल लॉन्च हुआ है, लॉन्च ऑफ UDIT यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर मॉड्यूल ऑफ HRMS में नया एक मॉड्यूल आया है UDIT करके। इसमें जो है आप अपना जो भी है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें देखिए पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। इसमें देखिए आपका जो नए नए एडवांस फीचर है, इसमें देखिए सबसे पहले तो आपका कैडर कोड होगा एक, ठीक है, इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होगा टू ईच एंड एवरी कैडर। हाँ, इसमें हर एक कैडर का अलग अलग जो है पार्टिकुलर कैडर कोड होगा। उसके बाद एक कैडर ID होगा, ठीक है, और एक कैडर लेवल ID होगा। तो ये सब जो है आपका सब सही होना चाहिए, उसके बाद ही आपका जो है ट्रांसफर जो है आगे का प्रोसेस होगा। और ये उसके बाद आपका जब अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका सर्टिफाइड होगा, जो सर्टिफिकेशन होगा एप्लीकेशन का जो सब सही है कि नहीं, आप जो भी डिटेल्स डाले हैं। उसके बाद आपका प्रायोरिटी नंबर जनरेट होगा, आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर। इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर या इंटर डिवीजन रेलवे ट्रांसफर लगाते हैं तो एक होता है जनरल और एक होता है स्पेशल। जनरल में आपका उसका अलग प्रायोरिटी नंबर जनरेट होगा। अगर आप स्पेशल राउंड में लगाते हैं जैसे स्पाउस राउंड में या म्यूचुअल बेसिस पे, या फिर आपका डिसेबल चाइल्ड है या फिर फिजिकल हैंडिकैप्ड है, तो उनके लिए अलग से एक ये प्रायोरिटी नंबर जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद आपका जो है अब देखिए उसमें ये देखिए मैक्सिमम जो है आपका कितना आप ट्रांसफर लगा सकते हैं ट्रांसफर के लिए। तो मैक्सिमम एप्लीकेशन अलाउड टू बी सबमिटेड फॉर IRRT इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर। मतलब अगर आप साउथ ईस्टर्न रेलवे ईस्टर्न रेलवे जाना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 3 जो है आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और फॉर IDRT मतलब इंटर डिवीजन रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर, मतलब अगर आप एक ही जोन में जैसे साउथ ईस्टर्न रेलवे में 4 डिवीजन है तो 4 डिवीजन में किसी और डिवीजन में जाना चाहते हैं तो आप 2 मैक्सिमम एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जनरल में भी सेम डेस्टिनेशन सेम स्टेशन जाना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद दोस्तों ट्रांसफ़र का, उसके बाद जो है आपका ये NOC जारी करेगा। ये NOC जारी करेगा कि आप जो है एम्प्लॉय को छोड़िए। तो ये NOC का जो वैलिडिटी रहेगा दोस्तों वो 1 साल का रहेगा। देखिए ये NOC यहाँ पे देखिए, वैलिडिटी ऑफ NOC इशूड फॉर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एप्लीकेशन बाय द रिक्वेस्टेड destination unit will be informally 1 year from the date of issue of NOC. Time will be auto assigned based on time stamp of approval of competent authority for issue of NOC. तो 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर अगर आपको नहीं छूटता है तो वो जो है आपका NOC इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको इसको एक्सटेंशन कराना पड़ेगा। तो देखिए एक्सटेंशन कराने के लिए NOC का क्या रूल है। तो प्रोसेस फॉर एक्सटेंशन ऑफ NOC वैलिडिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सटेंडेड NOC वैलिडिटी, इफ आफ्टर इशू ऑफ NOC द सोर्स सेंडिंग यूनिट डज नॉट रिलीज द एम्प्लॉय को रिलीज नहीं करते इन टाइम ड्यू टू हिज द वैलिडिटी ऑफ द इशूड NOC एक्सपायर्स, द एप्लीकेशन ऑफ द एम्प्लॉय डज नॉट बिकम इनवैलिड। तो जो एप्लीकेशन लगाए हैं ट्रांसफर के लिए वो इनवैलिड नहीं होगा। द सोर्स सेंडिंग यूनिट विल हैव एन ऑप्शन टू रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ NOC अगेन। तो ये जो एक ऑप्शन रहेगा कि उसको एक्सटेंशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको मेरा NOC को जो एक्सटेंशन किया जाए। ड्यूरिंग NOC एक्सटेंशन प्रोसेस इफ डेस्टिनेशन यूनिट एग्रीज टू ओनली 6 मंथ एक्सटेंशन विल बी गिवन एट ए टाइम। तो एक बार में जो है आपको 6 महीना का एक्सटेंशन दे सकते हैं NOC का। एंड इफ डेस्टिनेशन यूनिट रिजेक्ट NOC
एक्सटेंशन जो प्रपोजल आप दिए थे वो अगर रिजेक्ट कर देता है डेस्टिनेशन यूनिट, तो आपको एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड विल बी टेकन आउट फ्रॉम द आउटगोइंग प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द सोर्स यूनिट। तो जहाँ से आप अप्लाई किए तो वहाँ पे फिर वापस आपका एप्लीकेशन आ जाएगा और वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। एंड इनकमिंग प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द डेस्टिनेशन यूनिट, एम्प्लॉय हैज़ टू प्रीफर ए फ्रेश एप्लीकेशन इफ ही डिजायर सो। तो आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, तब जो है आपको ये फिर अप्लाई का प्रोसेस शुरू होगा। नंबर ऑफ टाइम एनओसी एक्सटेंशन कैन बी गिवन, मैक्सिमम 2 टाइम्स एनओसी एक्सटेंडेड इज परमिटेड। 2 बार ही आप एनओसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, पहला बार में 6 महीना के लिए मैक्सिमम, उसको दूसरे बार में फिर 6 महीना के लिए। तो इस तरह जो है दोस्तों आपका पूरा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है। और आगे जो है आपका ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ये HRMS के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं जो सेकंड पार्ट में कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में, म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होता है और इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर ये इसमें जो है मैंने पूरा ऑन रिक्वेस्ट के ट्रांसफ़र के बारे में बताने का कोशिश किया है, अगर कुछ भी छूट गया हो या फिर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।